हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का कॉमर्स पोर्शन एनालाइज करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स के क्वेश्चंस जो 2022 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। टोटल हमारे पास 2 शिफ्ट्स हैं और एक शिफ्ट में 75 क्वेश्चंस हैं, यानी कि हमें 150 क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और देखना है कि कौन से टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने कॉमर्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, साथ ही साथ प्रीवियस 2 इयर्स का हमने एनालाइज भी किया था एग्जामिनेशन पेपर। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस टॉपिक को भी कवर कर रही हूँ, बिकॉज नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास मटेरियल है, मेरी वीडियोस हैं, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस है, बट ये वाला एनालिसिस नहीं था, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आई हूँ। सो कुछ वीडियोस आएंगी जिसमें हम कवर करेंगे पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस के बारे में। ये हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस था, साथ ही साथ हमारे पास जो सिलेबस है ऑडिटिंग और इनकम टैक्स पूरा का पूरा मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाकर देख सकते हैं, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारी नंबर 1 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनपीओ से। भाई हमें पता है एनपीओ से सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्यों हम ऐसे क्वेश्चंस को मिस करें जो इजीली हमें मार्क्स दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली पूछा है कि बताइए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ इस तरीके का फॉर्मेट देखा था जिसमें हमने देखा था कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ है, उसमें हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और जो आप एडवांस में पैसा रिसीव करते हैं उसको भी आप ऐड करते हैं। लेकिन बिगिनिंग का ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग का, बिकॉज वो इस साल से जुड़ा हुआ है। अब जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसे आप लेस करेंगे और जो सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव कर लिया एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपने इसी साल पैसा रिसीव कर लिया, सो उसको भी आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और जो आपके पास आउटस्टैंडिंग पहले से है, बिगिनिंग में है, यानी कि वो पिछले साल का बचा हुआ है, तो उसको आपने लेस करना है। तो जब आप इसी चीज को फॉलो करेंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा आपका। सबसे पहले 75,000 आपके पास अमाउंट है ना, इतना आपने रिसीव किया। उसमें क्या बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। अब हमारा ईयर, करंट ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2021। करंट ईयर हमारा कौन सा है, 31 मार्च 2021। और प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, 2020। सो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का यानी कि 3600 क्या करोगे, ऐड करोगे और 2500 आप लेस करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है एज ऑफ 31 मार्च 2021 4500, while corresponding figure as on 31 मार्च 2020 was 5600। सो 5600 जो आपने रिसीव करे हैं वो करंट ईयर 2021 के लिए करे हैं, तो उसे आप ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4500 को। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा 77,200। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करना है। देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 9200 और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 7000। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आएगा आपका 200 और ये आएगा 2200। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ से लेस करेंगे, मतलब इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, तो आपको 75,000 में ऐड करेंगे 2200 और आपका आंसर आ जाएगा 77,200। ठीक है, सिंपली है, आपको वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट करना है। 75,000 यहाँ, जो आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी कि जो चीजें आपने ऐड करी 3600 एंड 5600, तो 3600 5600। ठीक है, माइनस क्या क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया आपने 2500 एंड 4500, सो 2500 एंड 4500, तो आपका आंसर आ जाएगा 77,200। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे डिटेल में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, डिटेल में सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला है अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी 18 जून को खरीदी है तो उसकी ड्यू डेट कब होगी टीडीएस डिपॉजिट करने की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है टीडीएस का। देखिए नोट भी करते जाइए कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का था, दूसरा टीडीएस का था। तो ये आपका काम है कि आप एक पेन एंड पेपर पकड़े और नोट करते जाइए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आंसर देखने से पहले मैं आपको बता दूं, एक रूल है टीडीएस का, द परचेजर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी of rupees 50 lakh or more has the responsibility under Income Tax Act 1961 that he has to pay 1% tax from sale consideration payable to seller of the property, and this withholding tax must be deducted at source and deposited in the government's account. अब ये डिपॉजिट कब करनी है, ड्यू डेट कब आएगी टीडीएस की, ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो देखिए जून है, तो जून खत्म होगा आपका 30 जून, ठीक है। जून से 30 डेज, 30 डेज यानी कि आपका नेक्स्ट कितना आएगा, जुलाई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 जुलाई, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन है, प्लीज इनको मिस मत कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और नोट करते जाइए कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टॉक रिजर्व से, कि डिपार्टमेंट पी ने डिपार्टमेंट क्यू को क्या करें, गुड्स भेजे हैं, ट्रांसफर करें, जहां पर उन्होंने जो प्राइस डिसाइड किया वो क्या है, मार्कअप ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक 65,000 है, आपसे पूछा है स्टॉक रिजर्व कितना होगा। तो स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या है, जब आप क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज एलिमिनेटेड बाय क्रिएटिंग एन appropriate स्टॉक रिजर्व बाय डेबिटिंग द कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब नहीं समझ आया, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपने सिर्फ इतना देखना है कि जो अनसोल्ड स्टॉक थे उनका ट्रांसफर प्राइस क्या है, कितने में आप उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 65,000 में हम इन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर टैक्स, कितना परसेंट प्रॉफिट इंक्लूडेड है, 25%। तो ट्रांसफर कितना हो गया, 125, है ना। 125 पे ट्रांसफर, 25 तो सिर्फ प्रॉफिट है, लेकिन आपने जो फाइनल प्राइस डिसाइड किया वो कितना है, 125। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 15 एंड ये जाएगा आपका 13, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन, सिंपल, आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए, थोड़ा फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इजीली आप आराम से क्वेश्चन निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आपके बोला है ए बी कंपनी है, जहां पे कैपिटल बोला है 50,000, लाइबिलिटीज बोली है 75% ऑफ एसेट्स, और आपको फाइंड करना है लाइबिलिटीज। देखिए आपने हमेशा पढ़ा है एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल आपको दे रखी है 50,000, और आपको बोला है कि जो लाइबिलिटीज है वो एसेट्स की 75% है। अगर एसेट्स को मैं ए लेती हूँ तो लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 75A, करेक्ट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अगर 25% ऑफ ए इक्वल्स टू 50,000, तो 50,000 यानी कि जब आप एसेट्स निकालेंगे तो 50,000 डिवाइडेड बाय 25%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 लाख, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको पूछा है कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी होगी, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, सॉरी 1 लाख नहीं आएगा आपका, 2 लाख, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको, ये तो आपका आप एसेट्स, लाइबिलिटीज कितनी है, 75% है ना, तो 2 लाख का 75% निकाल दीजिए, सिंपल है, आपको आंसर मिल जाएगा 1,50,000। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है राइट्स और ड्यूटीज ऑडिटर की कौन सेक्शन में आती है, तो हमने पढ़ा है 143 में आती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला है कि ए ने बी को क्या करें, गुड्स सेल करे हैं। तो जब ए ने बी को गुड्स सेल करे और बीच में एक पर्सन आ गया सी, क्योंकि यहाँ पे बिल जो है वो इंडोर्स कर दिया गया। अब जब बी ने बिल को डिसऑनर कर दिया, ड्यू डेट पे बी बिल डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या पास होगी, देखिए डिसऑनर के केस में सिंपली एंट्री होती है ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, ठीक है। तो ए ने बी को गुड सेल करे हैं, तो देखिए ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे हो गया ड्रॉवर, ये बिल बना रहा है, बी हो गया आपका ड्रॉवी, और सी हो गया आपका इंडोर्सी। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी, क्योंकि इंडोर्सी से क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और बी ने डिसऑनर किया, तो अब किसके हाथ में है बिल, बी और इंडोर्सी, इन दोनों के बीच की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए की बुक में क्या ट्रांजेक्शन होगी, तो भाई ड्रॉवर का केस अगर आप कर रहे हो तो उसमें ड्रॉवर का नाम तो नहीं आएगा,
दूसरी पार्टीज का नाम आएगा। तो जो दो पार्टीज बची हुई है उनका नाम लिख दो, सिंपल। तो ड्रॉविज अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। सबसे बेस्ट बात क्या है कि आपको क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल जो नंबर है, फिगर्स है, उनको देखने की जरूरत ही नहीं है, वो स्टील है। तो आपका आंसर हो जाएगा बीज अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194B। भाई 194B हमें पता है टीडीएस जो कटता है वो कटता है लॉटरीज पे। कितना परसेंट है? 30% है। मिनिमम अमाउंट 10,000 है। अगर 10,000 से ऊपर आप किसी लॉटरी से पैसा जीतते हो उस पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट के सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में कितने लेजर्स बनते हैं? 3 लेजर्स बनते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, यहाँ मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप सेपरेटली क्या करते हो, अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखिए आप इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर और जनरल लेजर। तो 3 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं। सिंपली सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या कहता है कि जो आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से अलग अलग हेड्स को उठाइए, उनके सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि सारे के सारे डेटर्स को मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया, क्रेडिटर्स को मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया, और कुछ जनरल लेजर है। जनरल लेजर का मतलब क्या है, जैसे मैं एसेट्स का लेजर बना रही हूँ, लाइबिलिटीज तो डेटर्स मतलब क्रेडिटर्स में आ जाएंगी, कैपिटल का लेजर बना रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें सेल्फ बैलेंसिंग लेजर कहलाती हैं, जिसमें आप 3 सेपरेट अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इनमें से कौन सा है जो जीपी कैलकुलेट करने के लिए जरूरी नहीं है? तो जीपी यानी कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटपुट आपका P&L अकाउंट में आता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। तो इनमें से सिर्फ कैरेज आउटवर्ड है जो यहाँ पर नहीं आता। नेक्स्ट बोला है आपको टीडीएस का 194 सेक्शन पूछा है आपको, जहां पर डिविडेंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर पूछा है कि कितना अमाउंट आप डिडक्ट करते हैं जब आप रेजिडेंट शेयर होल्डर की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक अमाउंट है 5,000। यहाँ पे मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझा देती हूँ। सेक्शन 194 बात करता है डिविडेंड पेड के बारे में, जिसपे डोमेस्टिक कंपनी और रेजिडेंट शेयर होल्डर का रोल है। टीडीएस कितना एप्लीकेबल है, डिविडेंड इनकम जो जाएगी वो टैक्सेबल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जाएगी, लेकिन टीडीएस आप 10% लगाएंगे फॉर डिविडेंड इनकम मोर देन 5,000। अगर 5,000 से ज्यादा आपकी इनकम है तो टीडीएस रेट लगेगा 10%। 194 इक्विटी शेयर्स की बात करता है। 194 के म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। के रिस्क ज्यादा होता है, समझ लिए, म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा होता है, एग्जाम्पल के थ्रू याद कीजिए। तो के रिस्क के से एंड होता है, तो के 194 के किस में आएगा, आपका म्यूचुअल फंड्स में आएगा, ठीक है। और 194 सिंपल 194 अगर बोला है तो वो इक्विटी शेयर्स की बात करेगा। टीडीएस रेट कितना है 10%, और आपकी डिविडेंड इनकम कितनी है 5,000। नेक्स्ट बोला है, अगेन वही क्वेश्चन है कि आपके पास गुड्स, ए ने बी को गुड्स सेल करे, 4 महीने के बाद इसकी ड्यू डेट बन रही है, बिल एक्सेप्ट हो गया है, और आपसे बोला है कि 12% पर एनम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बताइए क्या एंट्री पास होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब आपने क्या करना है, किसी पर्सन को पे करना है ना, पे करना है तो आपके पास से पैसा जाएगा, किसको पे करोगे आप, बिल्स पेबल जो बनाएगा उसी को पे करोगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू रिबेट इनकम, जितना भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। सिंपल सी बात है, आपने किसी को 4 लाख 3 लाख, कितने बोला क्वेश्चन में, 4 लाख के गुड्स सेल करे हैं, ठीक है। और इसमें आपका 12% का रिबेट जो है वो इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट कर लिया है पहले से, तो इसको सेपरेट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो 4 लाख का 12% जब आप निकाल, मतलब ये आप जब सॉल्व करोगे ना पूरा का पूरा, तो उसके 2 पार्टीशन हो जाएंगे, 3,92,000 और आपका 8,000। सिंपल 2 पार्टीशन हो जाएंगे। पे कर रहे हो आप, एक्चुअल में कितना पे कर रहे हो 392, और कितना आपके पास जो है एक्स्ट्रा आपने पे किया वो किया आपने 8,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग का, ये तो हम सबको पता है, ट्रू और फेयर व्यू बताना कंपनी के जो भी अकाउंट्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो अकाउंट्स बनते हैं उनका ट्रू और फेयर व्यू जब बनाते हैं तो वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग। नेक्स्ट पूछा है, इनमें से कौन सा वाउचिंग का एग्जाम्पल है? तो वाउचिंग का एग्जाम्पल क्या होता है, वाउचिंग का एग्जाम्पल होता है कि जब आप प्रूफ लेते हैं, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग वाउचिंग। देखिए, कार्बन कॉपीज ऑफ कैश मेमो इश्यूज टू कस्टमर, ये तो कैसे ही बन जाएंगी, फेक हो सकती है। वेजेस बुक मेंटेन बाय पेरोल, ये भी इसमें गड़बड़ की जा सकती है। बिन कार्ड्स में गड़बड़ की जा सकती है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट्स, भाई यही तो है जिससे आप एक्चुअल में वेरिफिकेशन करोगे, तो यही तो वो प्रूफ है जिससे आप किसी चीज को वेरीफाई करोगे। तो ये क्या वाउचिंग है, तो ध्यान रखिएगा, ढंग से आप ऑप्शन भी पढ़ेंगे ना तो भी इजीली आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला है, डेप्रिसिएशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ कॉपर माइन। कॉपर माइन जब नेचुरल
चीजों को आप एक्सट्रैक्ट करते हो उस पे जो डेप्रिसिएशन लगता है उसे कहते हैं डिप्लीशन मेथड। आपने सुना होगा अमोर्टाइजेशन, है ना, आपने सुना है डिप्लीशन और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे, ठीक है, अमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे, और डिप्लीशन लगता है जब नेचुरल चीजों का एक्सट्रैक्शन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें आप एक बार खर्चा कर देते हो वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। तो देखिए, अगर आपने कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर, आपने टेम्पररी स्ट्रक्चर को क्या किया, हटा दिया, तो अब आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे एरिया खाली हो गया, कुछ और चीजें बन सकती हैं। अमाउंट स्पेंड ऑन ऑपरेटिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ बार एंड रेस्टोरेंट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक बार लाइसेंस बनवा लिया। आपने लॉयर को फीस पे करी फॉर वेटिंग टाइटल डीड्स ऑफ लैंड परचेज, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अमाउंट स्पेंड ऑन रिप्लेसिंग अ वोर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी का जो पार्ट था खराब हो गया था, उस पार्ट को रिप्लेस करा है आपने, तो ये आपका रिकरिंग खर्चा है, क्योंकि जब मशीनरी आपने खरीदी थी वो आपका कैपिटल खर्चा है, लेकिन मशीनरी पे जितना भी खर्चा आप आगे करेंगे वो आपका कैसा खर्चा होगा, वो आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा, इसीलिए ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैश पेड टू हेमंत जोशी 800 वाज डेबिटेड टू हीरल जोशी 8000। भाई हेमंत जोशी को पे करना था, किसको कर दिया, हीरल जोशी को डेबिट कर दिया, 800 की जगह 8000 कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सा एरर है, ये है आपका एरर ऑफ कमीशन, जहां पर आप अमाउंट की गड़बड़ी करते हैं। कंपनसेटिंग एरर होता है जहां डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, मतलब जो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ओमिशन में आप भूल गए, प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको कोई रूल फॉलो करना था, आपने वो नहीं फॉलो किया, तो यहाँ पे कमीशन आएगा जिसमें आपने अमाउंट की गड़बड़ करी है। नेक्स्ट है आपके पास 80 जीजी डिडक्शन पूछी है, तो जीजी जो होता है वो रेंट पेड के बारे में बात करता है, जो एसएससी करता है, जिसको एचआरए रिसीव नहीं होता फ्रॉम एम्प्लॉयर। ध्यान रखिएगा, मैंने ये चार्ट आपके पास लेकर आया है जो कि हमने जो कि हमने गूगल से लिया है, सीए एक्सपर्ट के जो वेबसाइट है वहां पे ये अवेलेबल था, तो मैंने वहीं से लिया है, तो आप जाके देख सकते हैं और पूरा का पूरा इस चार्ट को पढ़ सकते हैं। डिडक्शन से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को मिस ना करें। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, बोला है सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम क्या है। इस सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम सिंपल सी बात है, आपने जो डिफरेंट लेजर्स बनाए थे उसका टोटलिंग सिस्टम जब आप बात करते हो कि आपने टोटल उठाया और उसका लेजर लिख दिया। जैसे कि मैं देखूं कि मेरे पास जो एसेट्स थे वो थे 20,000, तो मैंने बजाय मशीनरी और डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के नाम लिखने की बजाय मैंने टोटल लिख दिया कि एसेट्स का जो लेजर बन रहा है वो बन रहा है 20,000 का। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। बहुत इजी सी चीज है, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे ना यूं आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम और सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम का मैंने डिफरेंस आपको दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी, बहुत इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, मतलब इतना इजी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, सोचो। पी ने क्या करा है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है पी और क्यू के बीच में, 5 लाख की इनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुई जिसकी मेच्योरिटी 3 मंथ्स बाद है, 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो नवंबर पूरा गया महीना, दिसंबर पूरा गया, जनवरी पूरा गया, अब आ गई 1 फरवरी। सबको पता है भाई 3 दिन का ग्रेस मिलता है, तो +3, तो क्या डेट बनेगी, 4 फरवरी बनेगी। कितना ईजी है, इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, बताओ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना तो आप बहुत इजीली कर सकते हो इस एग्जाम को क्लियर, ठीक है। ये देखिए 194 की, अब भी मैंने आपको बताया रिस्क, रिस्क केस याद में म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड की भाई कहाँ बात हो रही है, एक ही ऑप्शन में बात हो रही है। 10% पढ़ लिया, 5,000 पढ़ लिया, अभी पढ़ा हमने, तो देखिए सेम चार्ट है, वही सेम चार्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है, और अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा सच में क्वेश्चन बहुत इजीली है। क्यों क्यों आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा है। कंसेप्ट पढ़ेंगे तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, इजीली आप उसे टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए शुरू के 20 क्वेश्चन में उन्होंने 4 क्वेश्चन ऐसे जो सिमिलर पूछ लिए, और इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। 2 क्वेश्चन लेजर का था, सेम डिफरेंस, सेल्फ फाइनेंसिंग लेजर और सेक्शनल वाला। फिर आपके पास बिल वाले, प्रोमिसरी बिल वाले सेम क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, वही थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, टीडीएस का वही क्वेश्चंस आपसे रिपीट कर लिए। इतनी इजी चीजें आती हैं, तो क्यों आप गलतियां कर रहे हो, अपने फोकस को थोड़ा इंक्रीज कीजिए और आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में जिसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो में एक
अच्छे खासे व्यूज आते हैं कि मतलब आप मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये वीडियो की फर्दर रिक्वायरमेंट है और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ही मैं आगे के पार्ट्स आपके लिए लेकर आऊंगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकूं, क्योंकि मुझे 150 क्वेश्चंस कराने हैं। मतलब कि कम से कम ये वीडियोस 6 से 7 इसके पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।